प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय हमारा टॉपिक था केंद्र सरकार, जिसमें आज हम आगे चर्चा करेंगे न्यायपालिका पर। आज हमारी विषय है न्यायपालिका। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सरकार के 3 अंग माने गए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार का तीसरा अंग किसे माना गया है? न्यायपालिका को। का तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हैं कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है, न्यायपालिका को सरकार का तीसरा अंग क्यों माना जाता है? क्योंकि न्यायपालिका का मुख्य कार्य यह है कि वह संविधान की रक्षा करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, संघात्मक ढांचा जो फेडरल सिस्टम है, उस फेडरल सिस्टम की रक्षा का दायित्व भी न्यायपालिका पर है, जिसे अंग्रेजी में जुडिशरी, न्यायपालिका को अंग्रेजी में जुडिशरी भी कहा जाता है। अब ये तो हो गया इसका आवश्यकता के बारे में। अब है कि न्यायपालिका का अर्थ क्या है? क्या है न्यायपालिका? क्या कार्य करती है न्यायपालिका को हम कह सकते हैं सामान्यतः न्यायपालिका का मुख्य कार्य यह होता है कि वह संविधान का रक्षण करे, मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, जनता को सरकार की निरंकुशता से बचाए एवं हम कह सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित करने का कार्य, सरकार द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हम देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका है, उसका संगठन किस तरह का? इसका संगठन है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय संगठन है। सबसे पहले सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। तो त्रिस्तरीय संरचना है भारत में न्यायपालिका की। इस त्रिस्तरीय संरचना के द्वारा भारत में एकीकृत न्यायपालिका का गठन किया गया है। ये सिद्धांत हमने अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी ग्रहण किया है। अब हम देखते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन हम कह सकते हैं न्यायपालिका से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 5 भाग 5 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं अनुच्छेद या जिसे आर्टिकल कहा जाता है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147, अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 न्यायपालिका से संबंधित है। अब हम देखते हैं सबसे पहले न्यायपालिका का संगठन। जो भारत में न्यायपालिका का संगठन है, भारत में सर्वोच्च स्तर पर जो न्यायपालिका का स्तर है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, तीनों ही शब्द सिमिलर है, समानार्थी है कि तीनों का अर्थ एक ही है। इसलिए हमें यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कई बार हम उच्चतम न्यायालय शब्द पढ़ते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट शब्द पढ़ते हैं और कई बार हम सर्वोच्च न्यायालय शब्द पढ़ते हैं। तीनों ही शब्दों का अर्थ एक है। आज हम जो केंद्र सरकार जो हमारा टॉपिक है, तो हम जो भारत के अंदर केंद्रीय स्तर पर या संघीय स्तर पर जो न्यायपालिका है उसके संगठन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। 1 + 7 बराबर 8 न्यायाधीश होंगे। अब है अनुच्छेद 124 में ही यह प्रावधान है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, उनके वेतन भत्ते और जो हम कह सकते हैं न्यायाधीशों की संख्या, इस बारे में निर्णय करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? संसद को। इस बारे में निर्णय कौन करेगा? संसद।
और न्यायाधीशों की नियुक्ति का दायित्व किसका है? नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो अनुच्छेद 124 है यह बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके अंदर न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें, योग्यताएं, इन पर विशद वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे, कुल 8 न्यायाधीश थे। वर्ष 2008, यहाँ महत्वपूर्ण है वर्ष 2008, वर्ष 2008 में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर दी, जिसके कारण वर्तमान में 30 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश और कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई है 31। कुल न्यायाधीश है 31। 31 न्यायाधीश वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में है। अब इसके अलावा हम इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिनसे भी परामर्श लेना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति उनसे परामर्श ले सकता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत में एक व्यवस्था को अपनाया जाता है जिसे कहा जाता है कॉलेजियम। कॉलेजियम व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था, यह व्यवस्था हमने रोम से, प्राचीन रोम से यह व्यवस्था हमने ग्रहण की है। यह रोम, प्राचीन रोम के अंदर यह एक न्यायिक व्यक्तित्व का भाग था जिसको हमने ग्रहण किया, जिसके अंतर्गत एक कॉलेजियम होता है। कॉलेजियम किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें होता है एक मुख्य न्यायाधीश, इसके अधीन इस तरह से यह पूरा कॉलेजियम का समूह होता है, जिसमें ये CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI व ये अन्य जस्टिस है, जो सर्वोच्च न्यायालय के इन पांचों का एक समूह होता है। 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ये मिलकर न्यायाधीशों के नाम राष्ट्रपति को प्रस्तावित करते हैं और उन्हीं में से राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है कॉलेजियम की। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है, इसके बारे में अनुच्छेद 124 में ही उल्लेख है कि योग्यताओं में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 124 में ही उल्लेख है कि न्यायाधीश के लिए सर्वप्रथम योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देना है कि ये एक ऐसी योग्यता है जो लगभग सभी पदाधिकारियों के लिए आवश्यक है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी उसकी योग्यता है, वह योग्यता यह है कि वह उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो योग्यता है, इसके अंदर एक उपबंध है, या वह उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का
उच्च कोटि का ज्ञाता हो। इनमें से वो जो भी शर्त पूरी करता हो उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब इसके पश्चात यहाँ हम आगे चर्चा करते हैं कार्यकाल तथा महाभियोग। कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक है। कब तक है? 65 वर्ष की आयु। 65 वर्ष की आयु तक है। वह इस अवधि से पूर्व भी यदि चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अब है इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो उनका कार्यकाल हो गया। अब है महाभियोग। महाभियोग इस शब्द के बारे में हम इससे पहले राष्ट्रपति के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तब इस शब्द के बारे में हमने चर्चा की थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि महाभियोग मूल रूप से यह शब्द हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 124 के भाग 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से विमुक्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके अंतर्गत स्पष्ट है कि सिद्ध कदाचार या असक्षमता की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद अपने दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से यह प्रमाणित कर दे कि न्यायाधीश का आचरण आपत्तिजनक है तो राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रक्रिया। एक बार फिर ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 124 उपबंध 4 भाग 4 में उल्लेख है कि महाभियोग की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध लाई जा सकती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के दोनों ही सदन अपने 2/3 बहुमत से अलग अलग 2/3 बहुमत से यदि यह प्रमाणित कर दे कि न्यायाधीश का आचरण आपत्तिजनक है और ऐसा प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अब इसके बाद हम तीसरा टॉपिक है चौथा टॉपिक है वेतन भत्ते व सुविधाएं। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, वेतन भत्तों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम देखें कि वर्तमान में इनका वेतन, यानी कि हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन है वह है 1 लाख, वह अन्य न्यायाधीश का वेतन है 90,000। यह 2008 में प्रावधान किया गया था, किंतु अभी वर्ष 2016 में जो 7वां वेतन आयोग था उसके पश्चात न्यायिक वर्ग के वेतनमान में भी वृद्धि की गई। आज हम देखते हैं कि आज वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्हें 2,80,000 रुपये मासिक वेतन व जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं उन्हें 2,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त है। इसके अलावा इन्हें पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, ग्रेच्युटी, वाहन सुविधा और आवास, ये सारी सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती है जिन्हें संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है, जिसके बारे में हम अनुच्छेद 124 में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद 5वां बिंदु हम देखते हैं वो है उन्मुक्तियाँ। उन्मुक्तियाँ
इन्हें कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ न्यायाधीशों को, सबसे पहले जो इनको उन्मुक्तियाँ जो प्राप्त है उसके अंतर्गत न्यायाधीशों के किसी निर्णय, उनके कार्य की आलोचना नहीं की जा सकती। संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अनुच्छेद 124 की धारा 4 जो महाभियोग की प्रक्रिया है, संसद में केवल उसी समय किसी न्यायाधीश के कार्य निर्णय पर चर्चा की जा सकती है, उसकी आलोचना की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह से न्यायाधीशों को उनके कार्य व निर्णय से की आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों के कार्य व निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती। अब है न्यायालय का मुख्य स्थान। न्यायालय का मुख्य स्थान अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के का मुख्य कार्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित होगा? दिल्ली में। अब इसके अलावा हम कह सकते हैं 7वां बिंदु है वो है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों पर किस किस चीज़ का प्रतिबंध होगा? यदि हम प्रतिबंधों पर चर्चा करें तो हम यह पाते हैं कि न्यायाधीशों पर अनुच्छेद 124 प्रतिबंधों का उल्लेख भी अनुच्छेद 124 में कि यह न्यायाधीशों पर यह प्रतिबंध होगा कि वो सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत में किसी न्यायालय में वकालत नहीं करेंगे, या जिसे हम कह सकते हैं निजी प्रैक्टिस, वो नहीं करेंगे। न ही सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी अधिकारी के सामने वकालत का कार्य करेगा। यह न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात इनकी वकालत के कार्य पर रोक रहेगी। ये किसी के आगे वकालत का कार्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायाधीशों पर यह प्रतिबंध है। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका गठन। अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत किया गया। ठीक है, अब कब हुआ इसका गठन? जनवरी 1950 में, जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम CJI, प्रथम चीफ जस्टिस श्री S.J. कानिया। यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के। अब हम देखते हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में श्री शरद अरविंद बोबड़े। यह वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। यदि हम न्यायपालिका की अवधारणा के बारे में कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करें तो हम यह देखते हैं कि न्यायपालिका के बारे में लॉर्ड ब्राइस ने यह कहा था कि न्यायपालिका किसी सरकार की उत्तमता जांचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी सरकार की उत्तमता, या जिसे हम कह सकते हैं एक्सीलेंसी,
जो हम अंग्रेजी में शब्द है एक्सीलेंसी, न्यायपालिका किसी भी सरकार की उत्तमता जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में गार्नर ने न्यायपालिका को सभ्य समाज का मेरुदंड कहा है। गार्नर ने न्यायपालिका को सभ्य समाज का मेरुदंड कहा है, तो लॉर्ड ब्राइस ने न्यायपालिका को किसी सरकार की उत्तमता जांचने का महत्वपूर्ण साधन बताया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायपालिका सरकार का जो तीसरा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार जो हम कह सकते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है, इसके माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित किया जाता है। संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संघात्मक ढांचे की रक्षा, यह सारा दायित्व किसके कंधों पर है? न्यायपालिका के कंधों पर है। अब हम चर्चा करते हैं आज के होमवर्क पर। आज होमवर्क में एक ही प्रश्न है। न्यायालय के संगठन का वर्णन कीजिए। 7 अंक का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसे नोट कीजिए। उच्चतम न्यायालय के संगठन का वर्णन कीजिए। 7 अंक का प्रश्न है। इसके उत्तर को आप सामने ही देख सकते हो। न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद 124, एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, कानून की दृष्टि, राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का अच्छा उच्च कोटि का ज्ञाता हो, एवं वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। कार्यकाल तथा महाभियोग, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक अनुच्छेद 124 और भाग 4 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। वेतन भत्ते अनुच्छेद 125 में उन्मुक्तियाँ, इन्हें आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है। न्यायालय का मुख्य स्थान अनुच्छेद 130 दिल्ली में स्थित है। प्रतिबंध, सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश किसी तरह से निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब यहाँ एक दो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपटीशन की तैयारी के लिए उपयुक्त रहेंगे। उसके अंदर आप देखिए कि अनुच्छेद 126 अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों या एडहॉक, जिसे हम कह सकते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यह आपको सामान्य जानकारी के लिए अतिरिक्त जानकारी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और होमवर्क के द्वारा अभ्यास कीजिए, जिससे आप बेहतर तरीके से विषय वस्तु को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद। अश्विनी जी, हमें धन्यवाद हुआ वो।